हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है वो इस यूट्यूब चैनल की सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है। इस सीरीज में हम आपके लिए चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आते हैं और इस सीरीज में 3 टाइप के क्वेश्चंस को हम इंक्लूड करते हैं सो दैट हम अच्छे से जो टारगेट या एम लेकर के चल रहे हैं वो अचीव कर पाएँ। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज दी जाती है वो उन क्वेश्चंस को दी जाती है जो चैप्टर के मेन थीम या मेन कंसेप्ट से रिलेटेड होते हैं। देखिए, आपका बोर्ड का एग्ज़ाम जब आएगा तो उसमें 75% जो क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चंस चैप्टर के मेन थीम या कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं वहीं से लिए जाते हैं। चाहे क्लास 10th की बात हो, चाहे वो क्लास 12th की बात हो, चाहे वो आपके मैथ्स की बात हो, साइंस की बात हो, इंग्लिश की हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में यही पैटर्न को फॉलो किया जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इतना ज़्यादा सीरियसली स्टडी को लेकर के नहीं चलते लेकिन स्कोर अच्छा कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? क्योंकि एग्जैक्टली वो इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस कर पाते हैं, किसी भी तरीके से लगा लीजिए। ओके, तो हमने इनके ऊपर फोकस किया। दूसरे टाइप के वो क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर बार आएंगे आपके एग्जाम में, लैंग्वेज लिटिल बिट ऊपर नीचे हो जाती है, तो उनको भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया। और थर्ड टाइप के वो क्वेश्चंस जिनको आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हो, इनकी वेटेज भी अच्छी खासी रहती है, तो इनको भी हमने इंक्लूड किया है। यानी कि एक फुल प्रूफ ये हमारी सीरीज़ है। इसके थ्रू अगर आप जाते हो, यानी कि आप कंप्लीटली इसी के ऊपर रिलाई करते हो, तो आप 95 प्लस के आसपास इजीली स्कोर कर सकते हो। हाँ, 1 मार्कर के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा आपको और डेप्थ में जाना पड़ेगा। क्लियर? तो आज हम क्या करेंगे? आज का हमारा चैप्टर रहेगा क्लास 10th इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट। ओके, मनी एंड क्रेडिट की हम बात करेंगे। इस चैप्टर का हिंदी वर्जन है वो ऑलरेडी हम पब्लिश कर चुके हैं। नहीं मिला है जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो उनको क्या करना है, ऊपर आई टैब के ऊपर आपको क्लिक करना है, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। इस चैप्टर की बात करें तो आसान सा बेसिक सा चैप्टर है। इसमें बात की गई मनी की बात की गई, इसमें बात की गई है क्रेडिट की। मनी मतलब पैसे की बात की गई कि पहले क्या था और अब क्या है। ओके, तो हम सभी को पता है कि अब हमारे पास करेंसी नोट्स हैं, हमारे पास बैंक्स में डिपॉजिट्स हैं, हमारे पास एटीएम कार्ड्स हैं, हमारे पास डेबिट कार्ड्स हैं, हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, हमारे पास ई मनी है, इंटरनेट बैंकिंग हम कर रहे हैं, हमारे पास ई वॉलेट्स हैं। ओके, ये सारे मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी या मनी आ जाते हैं। पहले क्या होता था? पहले बार्टर सिस्टम होता था, तो इसकी बात की गई आधे चैप्टर में। और रेस्ट ऑफ द जो हाफ चैप्टर उसमें बात की गई क्रेडिट की, यानी कि लोन की बात की गई है। लोन कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ से नहीं लेना चाहिए और इसकी प्रोसेस क्या होती है, कंपैरिजन किया गया फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में। ओके, आसान सा चैप्टर है। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन की। देखिए, इसमें फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। हिंदी में इसे कहते हैं मांग का दोहरा संयोग, डबल। ओके, व्हाट इज डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स कि व्हाट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर पर्सन विशेस टू बाय। ओके, यानी ये क्या होता है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कब होता था, अब नीड नहीं होती है। पहले क्या था? जब बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम को कहेंगे वस्तुओं के अदला बदली का सिस्टम, उस वक्त वी रिक्वायर डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। ओके, उस वक्त हमें डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स की रिक्वायरमेंट होती थी। जैसे मान लीजिए कि किसी के पास वीट है, गेहूं है या राइस है, चावल है और उसे जूते खरीदने हैं, तो क्या करना पड़ता था? उसे पहले ये देखना होता था कि कोई पर्सन हो जो गेहूं लेने के लिए तैयार हो। ओके, बदले में उसके पास जूते हों और वो जूते बेचने के लिए तैयार हो। यानी दोनों को, बोथ अ पर्सन शुड बी एग्री टू बाय ईच अदर्स कमोडिटीज। इट इज नोन एज डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। यानी कि when 2 person or when both the persons are ready or agree to buy each other's commodities, it is known as double coincident of wants. इसे हम मांग का दोहरा संयोग कहते हैं। ओके, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, जुन्नी की इसी लैंग्वेज को लिखो कि when both the persons are agree to buy and sell each other's commodities, it is known as double coincident of wants. या फिर जैसा कि मैंने यहाँ पे लैंग्वेज दी है वो ले सकते हो कि what a person desires to sell is exactly what the others wishes to buy, it is known as double coincident of wants. यानी कि दोनों ही एक दूसरे के साथ एग्री कर रहे हैं। ठीक, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट और एसेंशियल इन द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के लिए जरूरी था क्योंकि वहां तो वस्तुओं की अदला बदली थी, मनी तो होती नहीं थी। तो उस वक्त अगर दोनों में से एक एग्री ना करे तो भाई अदला बदली नहीं हो पाती थी। ओके, अभी
हमें इस प्रकार के किसी भी डबल कोइंसिडेंट बॉन्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि हमें जो कुछ भी बेचना हम बेचेंगे, वहाँ से पैसे लेंगे और जहाँ पर खरीदना वहाँ से खरीद लेंगे। ओके, सिंपल। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज बार्टर सिस्टम। जैसा मैंने बताया कि वस्तु विनिमय, वस्तुओं की अदला बदली का सिस्टम होता था पहले, वो था बार्टर सिस्टम। व्हेन गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स देयर इज नो यूज ऑफ मनी, इट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स, कि जब वस्तुओं के बदले वस्तुएं बदली जाए, ओके, तो उसे हम कहेंगे बार्टर सिस्टम। इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम देयर इज नो यूज ऑफ मनी, मनी का कोई यूज़ नहीं होता। ये पहले ऐसे होता था, जैसे आपने सुना होगा कि गाय के बदले ये हो गया, उसके बदले ऐसा हो गया, उसने सर्विसेज दी और उसके बदले में उसको अनाज मिल गया, लाइक दैट। तो वो बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय, वस्तुओं की अदला बदली। ओके, व्हेन गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स देयर इज नो यूज ऑफ मनी, दैट इज नोन एज बार्टर सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आमतौर पे आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, व्हाट डज मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड। जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी की हम बात करते हैं तो इसमें क्या कुछ इंक्लूडेड है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड्स करेंसी, दैट इज पेपर नोट्स, कॉइन्स, ई वॉलेट, डिमांड डिपॉजिट्स एटसेट्रा, यानी कि ये सब कुछ आ गया। इंटरनेट बैंकिंग है वो भी है, यानी कि इसमें हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी को कहेंगे, क्योंकि इसके बदले भी हम चीज़ें खरीद बेच सकते हैं ना। ओके, सो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड्स करेंसी नोट्स, कॉइन्स, ई वॉलेट, इंटरनेट बैंकिंग, डिमांड डिपॉजिट, ओके, चेक्स, वो सब कुछ इसमें आ जाएंगे। तो इन्हें हम कहेंगे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। क्लियर। इन इंडिया हु इज ऑथराइज्ड टू इशू नोट्स एंड करेंसी। ओके, हु इश्यूज नोट्स इन इंडिया। ये क्वेश्चन सिंपल से तरीके से पूछा जा सकता है कि भारत में करेंसी नोट कौन इशू करता है। ओके, इन इंडिया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इश्यूज करेंसी ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो इंडियन गवर्नमेंट है उनके बिहाफ पर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो करेंसी नोट इशू करते हैं। ये देखिए काफ़ी, अगर लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखोगे ना तो आपको 6-7 टाइम ये क्वेश्चन दिखाई देगा। ओके, इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। ओके, सो इन इंडिया हु इज ऑथराइज्ड टू इशू नोट्स और करेंसी। In India, RBI, Reserve Bank of India, issues currency notes on the behalf of the government of India. Okay, now let's move to the next one. Next जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, Why is it difficult for poor to get loan from banks? जो हमारे यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, निर्धन जो लोग हैं, उनके लिए बैंक से लोन लेना बहुत मुश्किल है। चैप्टर को आपने जब डिटेल में किया तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, एक केस स्टडी भी देखी है। वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर पुअर टू गेट लोन फ्रॉम बैंक्स। absence of collateral is one of the major reason which prevent the poor from getting loan, banking loans. ओके, यहाँ देखिए कि मेन प्रॉब्लम क्या है कि absence of collaterals is one of the major issues और मेजर रीज़न विच प्रिवेंट द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन्स। उसके कारण वो बैंक से लोन नहीं ले पाते। देखिए, बैंक लोन ऐसे ही थोड़ी दे देगा कि ये पर्सन है इसको दे देते, बेचारे को नीड है, नहीं, वो गारंटी लेता है कि भाई लौटा पाएगा कि नहीं लौटा पाएगा। उसके लिए क्या चाहिए, उसको गारंटी के तौर पे कुछ देना होता है। ओके, कि इसकी इतने तक इसको लोन दिया जा सकता है, इतना वो लौटा देगा, इनकम के सोर्स ये है। तो उसके लिए कोलेटरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। कोलेटरल्स हो गए, जैसे आपके पास ज़मीन है, लैंड होगी, आपके पास प्लॉट होगा, आपके पास गाड़ी होगी, आपके पास सैलरी स्टेटमेंट होगी अगर आप जॉब में हो। ओके, आपके पास इवन अगर लाइफ स्टॉक है, एनिमल पशु वगैरह है, तो भी आप उसके बेस पे भी ले सकते हो। कुछ तो होना चाहिए ना। अब जो बात करते हैं जिन लोगों की, पुअर पीपल की हम बात करें, तो आमतौर पे अगर वो रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, उनके पास कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट या प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो कोलेटरल्स नहीं है, तो उनको लोन बैंक नहीं देता। ओके, सो अब्सेंस ऑफ कोलेटरल इज वन ऑफ द मेजर रीजन विच प्रिवेंट द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन्स। ओके, तो यहाँ पे आप अब्सेंस ऑफ कोलेटरल इतना लिख दोगे, वो भी इनफ रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यही सेम है, व्हाट इज कोलेटरल्स। कोलेटरल्स क्या होते हैं? ओके, तो कोलेटरल्स क्या है? कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स सच एज द लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल और लाइफ स्टॉक्स, डिपॉजिट्स विद द बैंक, सैलरी स्लिप, कुछ भी हो सकता है। ओके, कोलेटरल्स इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स, की एक एसेट होती है जो बोरोवर्स के पास है, जो लोन ले रहा है ना उसके पास है, एक पूंजी है ये। ओके, सच एज लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, प्लॉट हो सकता है, व्हीकल हो सकता है,
लाइफ स्टॉक हो सकता है, ओके, जैसे गांव में रखते हैं, पशु रखते हैं, उसके बेस पे भी लोन मिल जाता है। डिपॉजिट्स विद द बैंक हो सकता है, सैलरी स्लिप हो सकती है, एंड यूजेस दिस एज ए गारंटी टू लेंडर अनटिल द लोन इज रीपेड, और इसे एज ए गारंटी के तौर पे डिपॉजिट करवाना होता है, तो उसे हम बोलते हैं कोलेट्रल्स। ओके, सो कोलेट्रल्स इज एन एसेट that a borrower owns such as the land, plot, vehicle, livestock, building, salary slip, etc. and it is used as a guarantee to lender until the loan is repaid. Okay, तो इसे हम कोलेट्रल बोलेंगे, यानी कि एक तरीके से कहते हैं ना कि वो जमानत के तौर पे हमने वहाँ पे ये रखा। जैसे गोल्ड लोन में आपने देखा होगा, गोल्ड लोन देते हैं, जगह जगह पे लगे होते हैं। तो गोल्ड लोन क्या है कि ठीक है आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन गोल्ड उनके पास रखना पड़ेगा। वो गोल्ड क्या है, दैट इज अ कोलेट्रल। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 7th हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। देखिए, हम अगर लोन ले रहे हैं, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट मीन्स जहाँ से हमें लोन मिल सकता है। क्रेडिट के लिए हम एक सिंपल सा जो टर्म यूज़ कर सकते हैं वो लोन है। क्रेडिट एंड लोन दोनों सेम ही चीज़ है। अब जो लोन ले रहे हैं, देर आर द टू सोर्सेज ऑफ द क्रेडिट और द लोन। लोन दो जगह से ले सकते हैं, एक है फॉर्मल सोर्स, एक है इनफॉर्मल सोर्स। फॉर्मल सोर्स इंक्लूड्स बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, यानी कि जो गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं वो आ जाते हैं फॉर्मल सोर्स में। इनफॉर्मल में कौन से आएंगे? इनफॉर्मल सोर्सेस जो हैं उसमें आ गए आपके रिश्तेदार हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके रिलेटिव हो गए, आपके जान पहचान वाले हो गए, दुकानदार हो गए, आड़ती हो गए, मनी लेंडर हो गए, ओके, फाइनेंसर हो गए, वो सारे के सारे इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल की दिक्कत क्या होती है कि भाई कोई रूल रेगुलेशंस नॉर्म्स तो है नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई रहता है, फिक्स भी नहीं होता, मतलब वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं होता। तो ये दो सोर्सेज हैं इनके बारे में आपने चैप्टर में पढ़ा है। तो यहाँ हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट आर द इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। हमें कुछ एग्जांपल देने हैं कि इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट कौन से होते हैं। इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इंक्लूड्स मनी लेंडर, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एटसेट्रा। ओके, मनी लेंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, एम्प्लॉयर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, ये सारे सारे इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आएंगे। इनके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। उसके बाद 8th हमारा क्वेश्चन यहां से बन रहा है, व्हाट आर द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट के फॉर्मल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इंक्लूड्स द बैंक एंड कोऑपरेटिव्स। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं, बैंक्स होते हैं, तो वो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आते हैं। हमें देखिए, जब हम लोन की बात करते हैं तो हमें बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी से वहीं से लोन लेना चाहिए। जो रिच हाउस होल्ड्स की बात करें वो यहीं से लोन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होने के साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नॉर्म्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, चेंज नहीं होगा। ओके, और लो भी होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो बहुत कम होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें रीपे ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि जैसे हमने ऊपर बात की थी कि पुअर हाउस होल्ड्स के लिए वहाँ पे दे डोंट हैव द कोलेटरल्स, उनके पास कोलेटरल्स नहीं होते। दैट्स वाई दे हैव टू डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, और उससे कई सारी दिक्कतें आती है कि भाई जितनी कुछ प्रॉफिट कमाएंगे लोन लेकर के, उससे ज़्यादा तो इंटरेस्ट के तौर पे, ब्याज के तौर पे वहाँ पे देना पड़ेगा। ओके, एक और इश्यू भी होता है कि जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है, वी कांट टेक अगेन लोन फ्रॉम द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट विदाउट रिपेइंग द लास्ट वन। हमने पिछले वाला ले रखा है, वो हमने लौटाया नहीं, तो फ्रेश लोन हमें नहीं मिलेगा, जबकि वहाँ पे मिल जाता है। इसलिए ज़्यादातर जो लोग होते हैं या फिर जिनके पास कोलेटरल्स नहीं है, या यूँ लगा लीजिए कि जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, वो इनफॉर्मल के चक्कर में पड़ जाते हैं, दिक्कतें शुरू हो जाती है वहाँ पे। ओके, डिटेल में बात करेंगे हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। उसके बाद 9th हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर SHGs। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए, ये होते हैं S फॉर सेल्फ, H फॉर हेल्प और G फॉर ग्रुप्स। दे आर द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हु प्रोवाइड म्यूचुअल सपोर्ट टू ईच अदर। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं जिनको हिंदी में बोलते हैं स्वयं सहायता समूह। ये कुछ लोग अपने ग्रुप बना लेते हैं जिसमें 15 to 20 के आसपास मेंबर होते हैं, मिलकर के कोई काम धंधा करते हैं, मिलकर के सेविंग करते हैं। किसी को अगर थोड़े बहुत पैसे की ज़रूरत हो तो आपस में वो अरेंज कर देते हैं, जो सेविंग करी है उससे, किस पे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। ओके, तो इसके बारे में हम डिटेल में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHGs आर द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हु प्रोवाइड म्यूचुअल सपोर्ट टू इट्स मेंबर्स। अपने जो मेंबर्स हैं उनको ये म्यूचुअल सपोर्ट देते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट दे पाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10th हमारा क्वेश्चन है, बैंक्स इन इंडिया दीज डेज होल्ड अबाउट
ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश। देखिए कितने परसेंटेज, तो इसमें 15% रहेगा। ओके 15%, देखिए जिसने भी पैसा जमा करवाया ना बैंक में, उसमें से 15% है दे कीप विद देमसेल्व्स, अपने पास कितने रखते हैं 15%। बाकी का क्या करते हैं, वो बाकी इन्वेस्ट कर देते हैं लोन एक्टिविटीज़ में, ठीक। उससे उनको जो इंटरेस्ट मिलेगा तो उससे प्रॉफिट होगा उनको, तो 15% वो रखते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारे एक ही दिन में निकलवाएंगे, 15% से उनका काम चल जाता है। ओके सो बैंक्स इन इंडिया these days hold about 15% of their deposits as cash। ओके उसके बाद नेक्स्ट है, बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू, किसके लिए यूज करते हैं, 85% जो बच गया वो कहाँ यूज करते हैं, एक्सटेंड लोन्स। बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड लोन्स, दैट इज 85%। बाकी जो पैसा है वो 85% वो लोन के लिए यूज करते हैं, लोन दे देते हैं जिनको रिक्वायरमेंट है। ओके मीडियोकर की एक रोल में होते हैं बैंक, कि जिनके पास सरप्लस मनी है उनसे वो लेते हैं, और जिनको रिक्वायरमेंट होती है उनको वो देते हैं। लेकिन बीच में उनको क्या प्रॉफिट होता है कि दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द बोरोवर, कि जिसने लिया उससे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं, और जिसको डिपॉजिटर को वो कम देते हैं। जो बच गया ना बीच का, वो उनकी जो भी अर्निंग होती है प्रॉफिट होता है। क्लियर, तो 15% है दे कीप विद देमसेल्व्स एज ए डिपॉजिट एज ए कैश, एंड 85% जो डिपॉजिट्स है दे यूज टू एक्सटेंड लोन्स, लोन देने के लिए यूज करते हैं। ओके नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया गया है। 12th हमारा क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजन दिए गए हैं। तो चलिए दोनों स्टेटमेंट को पहले देखते हैं। असर्शन में दिया गया हमें, बैंक्स चार्ज अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। दोबारा देखिए, बैंक चार्जेस अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर एज डिपॉजिट्स। क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट, ये कह रहा है कि बैंक है जिसको लोन देते हैं तो उससे इंटरेस्ट रेट हाई लेते हैं, और जिसने जमा कर रखा है उसको कम देते हैं। ओके सही है ना, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है। अब इसका रीज़न दे रखा है कि द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर्स इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। और जो डिफरेंस है कि वो ब्याज देते कम है और लेते ज़्यादा है, दैट डिफरेंस इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम, यही उसकी इनकम का साधन होता है बैंकों के लिए। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि क्यों करते हैं ऐसा, भाई उनको भी तो कुछ कमाना है ना, ऐसे ही थोड़ी है कि धर्म खाता खोल रखा है। तो इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट जा रही है, तो हमारा ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा। 13th हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, वाई इज मनी कॉल्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो मनी है उसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, क्यों कहते हैं ऐसा। मनी वर्क्स एज ए मीडिएटर फॉर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स और आर्टिकल्स, सो मनी इज कॉल्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखिए मनी है वो मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं, कोई भी चीज़ बेचनी हो, कोई भी चीज़ खरीदनी हो, तो इसलिए इसे हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहेंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर रहे हैं, इसकी हेल्प से हम चीज़ों को अदल बदल रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं। ओके सो मनी वर्क्स एज ए मीडिएटर फॉर सेल एंड परचेज ऑफ द गुड्स और आर्टिकल्स, सो इट इज कॉल्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 14th हमारे दिया गया, वाई वन कैन नॉट रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज़ इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है, छोटा सा, कुछ खास नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। वाई वन कैन नॉट रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन रुपीज़ इन इंडिया, कि भारत में अगर कोई रुपए में पेमेंट करे तो कोई मना नहीं कर सकता कि मैं रुपया नहीं लूँगा, मैं तो डॉलर ही लूँगा, मैं गोल्ड ही लूँगा, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय आवर सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने ऑथराइज्ड किया, उसके ऊपर लिखा होता ना, मैं धारक को 10 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ, मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ। भाई उसकी गवर्नमेंट है, वो गारंटी देती है कि इसकी जब मर्जी आपको नीड हो ना, तो 100 रुपीज़ की वैल्यू, तो 100 रुपीज़ की वैल्यू हम देंगे। ओके तो मतलब गवर्नमेंट है उसको ऑथराइज कर रही है, दैट्स वाई वी कैन एक्सेप्ट रुपीज़ एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके उसके बाद 15th हमारा क्वेश्चन है, हु इश्यूज 1 रुपी नोट इन इंडिया। भारत में 1 रुपये का नोट है वो कौन जारी करता है? इट इज़ इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये एक अलग सा क्वेश्चन है। देखिए इंडिया में जो करेंसी नोट्स
कॉइन्स की बात करें, वो कौन इश्यू करते हैं? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन जो 1 रुपी नोट है दैट इज़ इश्यूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वो इश्यू करती है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि ये हमारे 1 मार्कर क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पे। लास्ट जो हमारा 1 मार्कर क्वेश्चन रहेगा इसमें है 16th हमारा क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक है जिसका एग्जाम्पल हमारा इस चैप्टर में दिया गया है, बहुत सक्सेसफुल एग्जाम्पल है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का। तो उसके फाउंडर कौन है? तो मोहम्मद यूनिस इज़ द फाउंडर ऑफ द ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। और जो मोहम्मद यूनिस है वो नोबेल प्राइज़ जो है अवॉर्डी भी हैं, नोबेल पीस प्राइज़ अवॉर्डी भी है। ओके, सो हु इज़ द फाउंडर ऑफ द ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश? मोहम्मद यूनुस इज़ द फाउंडर ऑफ द ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश एंड ही इज़ नोबेल पीस प्राइज़ अवॉर्डी। ओके, तो ये रहेंगे हमारे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, और इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 and 3 मार्कर क्वेश्चन। यहाँ देखिए फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, मेंशन एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के हमें 2 एडवांटेज बताने हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। फर्स्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ कोलेटरल्स। पहला जो एडवांटेज ये रहता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरोवर्स, बोरोवर्स मतलब जो लोन लेने वाले हैं, टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ कोलेटरल्स। कोलेटरल की जो प्रॉब्लम होती है ना, जैसे मैंने बताया कि जो पुअर पीपल है दे डू नॉट हैव द कोलेटरल्स, भाई उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ है ही नहीं, रेंट पे रह रहे हैं, किसी गवर्नमेंट की जो ज़मीन है उसके ऊपर रह रहे हैं, तो उनके पास कोलेटरल्स नहीं है। कोलेटरल्स नहीं है तो उस मतलब बैंक लोन नहीं दे सकता। लेकिन इससे क्या हो जाता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, व्हेन इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप पीपल डू द रेगुलर सेविंग्स, वो रेगुलर सेविंग करते हैं, वो 10 रुपीज़ हो सकती है, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है। इफ़ द पीपल कीप कंटिन्यूइंग डूइंग द रेगुलर सेविंग्स फॉर द 2-3 ईयर्स, अगर वो 2-3 सालों तक ये रेगुलर सेविंग करते रहते हैं, एक बैंक के खाते में जमा करते रहते हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से है। ओके, उसके बाद क्या होता है कि बैंक प्रोवाइड्स द लोन ऑन द नेम ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप। बैंक है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि नाउ दे डू नॉट नीड एनी कोलेटरल्स, उनको अब कोलेटरल की नीड नहीं होती। ओके, उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ओके, तो फर्स्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरोवर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ कोलेटरल्स की समस्या खत्म कर देता है। सेकंड, दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर वैरायटी ऑफ पर्पज एट रीजनेबल रेट्स। दूसरा ये होता है कि दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर वेरियस पर्पजेस एंड एट रीजनेबल रेट्स। देखिए वो सेविंग करें मिल करके, अब जो सेविंग करें ना उसी में से जैसे 20 मेंबर्स है एक ग्रुप में, तो किसी को अगर ज़रूरत है 5,000 की, 50,000 की, तो आपस में वो मैनेज हो जाता है। और कैसे मैनेज होता है? रीजनेबल रेट के ऊपर। इनफॉर्मल सोर्स से अगर वो लोन लेते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है, सुना ना आपने, 2 रुपये सैकड़ा, 5 रुपये सैकड़ा, ऐसा कुछ पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, वो बैंक वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ही उनको लोन मिल जाता है। तो 2 बेनिफिट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ कोलेटरल्स, एंड सेकंड द मेंबर्स कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर वेरियस पर्पजेज एट रीजनेबल रेट्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 2 and 3 मार्कर में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, डज मॉडर्न करेंसी हैव एनी यूज ऑफ इट्स ओन? कि जो मॉडर्न करेंसी होती है, जैसे आपका 100 का नोट है, आपका 500 का नोट है, क्या इसकी खुद की वैल्यू है? देखिए पहले जो सिक्के होते थे ना, 1 रुपीज़ या 2 रुपीज़ कॉइन, उनकी खुद की वैल्यू होती थी। अगर उनको तोड़ मरोड़ देते हैं तो उसमें जो मेटल लगा होता था, मिनरल से जो मेटल से बने होते थे, तो वो उतनी ही वैल्यू का होता, तोड़ने मरोड़ने के बाद भी उतनी वैल्यू होती थी। ऐसे गोल्ड कॉइन होते थे पुराने टाइम में, या सिल्वर कॉइन होते थे, उनकी खुद की वैल्यू थी, चाहे उसको तोड़ दो मरोड़ दो। क्या नोट को हम तोड़ दें, मरोड़ दें, फाड़ दें, तो क्या उसकी वैल्यू है? नो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यही हमसे पूछ रहे हैं कि क्या नोट की खुद की करेंसी, नोट की खुद की वैल्यू है? डज मॉडर्न करेंसी हैव एनी यूज ऑफ इट्स ओन? अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड एज ए मनी अर्लियर, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रीसियस मेटल सच एज द गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। जैसे पुराने टाइम में हमने देखा कि जो करेंसी होती थी, करेंसी वॉज मेड अप ऑफ प्रीसियस मेटल सच एज द गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। ऐसा मॉडर्न करेंसी के साथ नहीं है। अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड एज ए मनी अर्लियर, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रीशियस मेटल सच एज द गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। अनलाइक ग्रेन और कैटल, दे आर नीदर ऑफ एवरीडेज यूज। और पहले जो ग्रेन या कैटल को यूज़ किया जाता था, उनकी तरह ये हर रोज़ के यूज़ की भी चीज़ नहीं है।
सो द मॉडर्न करेंसी इज़ विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। सो मॉडर्न करेंसी है, इसका खुद की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, इट इज़ जस्ट ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसको ऑथराइज करती है, तब जाकर के इसकी वैल्यू होती है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ऑफ योर ओन। कि जैसे हमें बताना है कि जैसे पहले इन द बार्टर सिस्टम द इम्पोर्टेंट और एसेंशियल पार्ट वाज द डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। जो वस्तुओं का अदला बदली की जाती थी ना वस्तु विनिमय, उसमें यह था कि दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे के सामान खरीदने और बेचने के लिए रेडी होना जरूरी था। ज़बरदस्ती तो हो नहीं सकती थी। किसी के पास गेहूं है, जैसे आपके बुक में भी एग्जाम्पल दिया गया, किसी के पास व्हीट है, गेहूं है, और एक के पास जूता है। अब उसको गेहूं वाले को जूता चाहिए, तो पहले उसको ढूंढना पड़ेगा कि एक जूता बेचने वाला हो। ठीक, ढूंढ लिया। फिर उसको ये भी ढूंढना पड़ेगा कि जूता बेचने वाला मिल गया, उसको गेहूं ही चाहिए और वो जूता बेचने के लिए तैयार भी हो उसके बदले में। अगर दोनों में से एक भी गड़बड़ हो गई तो व्यापार नहीं हो पाएगा। ओके, तो अब देखिए कि हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब हमें मनी को जब यूज करें तो इसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, एग्जाम्पल देकर के हमें बताना है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज एन एसेंशियल फीचर वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी, ऑल्सो नोन एज द बार्टर सिस्टम। देखिए, डबल कोइंसिडेंट वांट इट इज एसेंशियल फीचर इन द बार्टर सिस्टम का एक एसेंशियल फीचर होता है वेयर द गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स, जिसमें सामान की अदला बदली की जाती है। बाय सर्विंग एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी रिमूव्स द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। नाउ व्हेन वी आर यूजिंग द मनी देयर इज नो नीड ऑफ द डबल कोइंसिडेंट वांट्स। अब हमें डबल कोइंसिडेंट वांट की जरूरत नहीं है। द डिफिकल्टीज एसोसिएटेड विद द बार्टर सिस्टम भी वो भी नहीं रही है। ओके, सो मनी रिमूव्स द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंट वांट्स एंड द डिफिकल्टीज एसोसिएटेड विद द बार्टर सिस्टम, दोनों को हटा दिया पैसे ने। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर नो लॉन्गर हैज़ टू लुक फॉर ए शू मेकर। अब एक किसान है, उसको जूते चाहिए, तो देर इज नो नीड टू लुक फॉर ए शू मेकर। शू मेकर को नहीं देखना कि भाई मेरा सामान खरीद लो, जूते दे दो। ओके, हु विल बाय हिज सीरियल्स एंड एट द सेम टाइम्स सेल हिम शूज। ऑल ही हैज़ टू डू, अब उसे क्या करना पड़ेगा, ऑल ही हैज़ टू डू इज़ फाइंड ए बायर फॉर हिज सीरियल्स। अब उसे देखना है कि जो उसके अनाज को खरीद ले, लिया, पैसा मिल गया। ओके, एंड इफ़ ही हैज़ एक्सचेंज हिज सीरियल्स फॉर मनी ही कैन परचेज एनी गुड्स और सर्विसेज वट एवर ही वॉन्ट्स। कि अब उसको जब अनाज बिक गया तो पैसे से वो कहीं से भी कुछ भी खरीदना चाहे खरीद सकता है। सो विद द हेल्प ऑफ द मनी देर इज़ नो नीड ऑफ द डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। उसकी अब ज़रूरत ही नहीं रही है। क्लियर, तो ये हमें बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वैल्यू बेस्ड में आपका पूछा जा सकता है। फोर्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा, ये आपके टेक्सुअल जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज है वहाँ से लिया गया और लास्ट 10 ईयर्स में ट्वाइस और थ्राइस आपके एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया गया, लुक एट द 10 रुपी नोट। 10 रुपीज़ के नोट के ऊपर देखिए, व्हाट इज़ रिटन ऑन टॉप, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। कैन यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, हमें बताना है कि क्या। देखिए, आप देख करके तो इजीली बता सकते हैं, एग्जाम रूम में बैठे और एग्जाम हॉल में ये पूछ लिया जाए तो याद नहीं आएगा कि भाई क्या लिखा था। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लुक एट 10 रुपी नोट, व्हाट इज़ रिटन ऑन टॉप, कैन यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, क्या इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। देर आर टू थिंग्स विच आर मेंशन ऑन टॉप राइट ऑफ ए 10 रुपी नोट। 10 रुपये के नोट के ऊपर दो चीज़ें मेंशन की हुई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गारंटीड बाय द गवर्नमेंट। दो चीज़ें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एंड गारंटीड बाय द गवर्नमेंट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर ये करेंसी नोट इशू करता है, ये चीज़ हमें पता चल रही है। द स्टेटमेंट एक्सप्लेन दैट द करेंसी इज़ ऑथराइज्ड और गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये भी पता चलता है कि ये जो करेंसी है दैट इज़ ऑथराइज्ड और गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने इसको ऑथराइज्ड किया है। ओके, तो ये सब कुछ मेंशन है, बाकी डिटेल मेंशन करने की ज़रूरत नहीं कि ये पिक्चर है या वो कुछ है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि उसके ऊपर क्या मेंशन है, कौन इश्यू करता है और कौन इसको ऑथराइज्ड करता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा 5th क्वेश्चन रहेगा, व्हाई डू वी नीड टू एक्सपेंड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। देखिए, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में जैसे हमने ऊपर बात की थी, बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दीज आर द पार्ट ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में आते हैं ये। ओके, अब इसमें फीचर क्या होता है, अच्छी चीज़ ये होती है कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है, नॉर्म्स फिक्स रहते हैं, कम ज़्यादा नहीं हो सकते। ओके, तो कुछ एडवांटेज होते हैं इसके।
यानी ये प्रॉफिट अगर हमें बनाना है, कुछ चीज़ें प्रॉफिट अगर अर्न करना है तो यहाँ से लोन लेना बेटर होता है, क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो हमें रीपे कम करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमसे पूछा कि भाई ये बता दीजिए, ये फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट जो है उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक वगैरह होने चाहिए, क्यों होने चाहिए? ओके, वी नीड टू एक्सपेंड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया बिकॉज फर्स्ट to reduce dependency on informal sources of credit because the latter charge high rate of interest and do not benefit the borrower much। कि पहला है क्यों होने चाहिए, टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, उसके ऊपर डिपेंडेंसी है लोगों की, क्योंकि जो फॉर्मल सोर्स है वो कम है, तो उसको अगर कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ओपन करनी चाहिए। बिकॉज द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट चार्जेस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, वहाँ पे ब्याज ज़्यादा होता है, एंड डू नॉट बेनिफिट द बोरोवर मच, और बोरोवर जो लोन ले लेता है भाई ज़्यादा फायदा नहीं होता, वो तो ब्याज देने में ही मारा जाता है बेचारा। ओके, सेकंड, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स। इन कॉन्ट्रेस्ट there is no organization which supervises the functioning of the informal source of credit, so there are the more chances of exploitation in the informal sources। informal जो source होते हैं वहाँ exploitation बहुत ज़्यादा होता है। so to avoid, और यूँ कह सकते हैं कि to abolish that discrimination और exploitation we need to expand the formal source of credit। कि जैसे वहाँ पे कैसे शोषण होता है, भाई आपने लोन ले लिया 1 साल के लिए, वहाँ से ले आए किसी दुकानदार से कि भाई 50,000 रुपीज़ चाहिए, शादी है, किसी ने ले लिया। ओके, और हो सकता है कि आपकी किसी बात पे उससे बिगड़ गई तो वो कल ही आके कहेगा मुझे तो अब चाहिए, मुझे तो अब चाहिए। गांव में ऐसा होता है कि सरपंची के इलेक्शन हो रहे हैं, पता चला आपने वोट उसको नहीं दिए, वो कल ही आ जाएगा मुझे तो पैसा चाहिए, मुझे तो आज का आज ही चाहिए, मुझे तो अभी का अभी चाहिए, दिक्कत होती है। ओके, तो ऐसे एक्सप्लोरेशन होता है, या फिर उसको अननेसेसरी उसको दबाया जाता है, भाई ये दे रखे हैं, वो दे रखे हैं। ओके, सो टू abolish that discrimination or the exploitations we need to expand the formal source of credit है, उनको ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है। After taking loans from the informal lenders sometimes leads the borrowers to debt trap because of the high interest rate, and for that purpose too we need to expand the formal source of credit। कई बार ये होता है कि debt trap क्या होता है, ऋण का जाल, कि ब्याज ज़्यादा हो गया, ब्याज ज़्यादा हो गया, इस चक्कर में वो ब्याज में फंस गया बेचारा, लौटा ही नहीं सकता। तो वो क्यों फंस गया, क्योंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है इनफॉर्मल सोर्स में। तो अगर हमें इस सिचुएशन से, इफ़ यू वांट टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ सिचुएशन वी नीड टू एक्सपेंड फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। ओके, तो 3-4 कारण आप बता दोगे, टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी, टू अवॉइड द एक्सप्लोटेशंस, और टू अवॉइड और टू टेकल द डेट ट्रैप। डेट ट्रैप को भी अगर टेकल करना है तो उसके लिए भी हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होनी चाहिए। 6th हमारा क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, व्हाई इज क्रेडिट अ क्रूशियल एलिमेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी जो लोन है वो इम्पोर्टेंट होता है, लोन लेना इम्पोर्टेंट होता है, लोन मिलना इम्पोर्टेंट होता है, लोन इम्पोर्टेंट है, क्रेडिट इम्पोर्टेंट है। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, या फिर इसकी लैंग्वेज हो सकती है डिस्क्राइब द वाइटल एंड पॉजिटिव रोल ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट की इंपॉर्टेंस क्या है ये हमें बताना है। ओके, क्रेडिट हैज़ इट्स ओन यूनिक रोल फॉर डेवलपमेंट। क्रेडिट की डेवलपमेंट में अपना एक यूनिक रोल होता है। फर्स्ट, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द कंट्री, दैट हेल्प्स इन इट्स डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए, जैसे आपको कुछ भी इन्वेस्ट करना है, कुछ नया करना है, ज़रूरी थोड़ी सारा पैसा आपके पास हो, आप लोन ले सकते हो ना, धीरे धीरे करके लौटा सकते हो। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, करोड़ों में लेके जाते हैं। आपने माल्या के बारे में सुना होगा, भाई साहब ने लोन ले रखा था। अंबानी अडानी की बात करें, ये भी लोन ले करके चलते हैं। मार्केट में जो बिजनेसमैन होते हैं वो भी बैंक से लोन लिए होते हैं। ओके, सो इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द कंट्री, दैट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देश के विकास के लिए ज़रूरी है लोन। ओके, सेकेंड, if credit is made available to the poor people at reasonable rates, they can improve their economic condition. It is very important for the poor people too, because if the loan or the credit is available at reasonable rate, they can improve their economic condition। कि कुछ चीज़ें अपना, मान लीजिए उनको 50,000 का भी कोई ठेला लगाना है, कुछ चीज़ें करनी है, तो वो एकदम से तो नहीं हो सकता ना, उसके पास लोन मिल जाए तो ठीक है, वो धीरे धीरे करके चुका पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, हर पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, it will further improve the standard of living and overall development।
इससे अगर हम किसी भी पर्सन की बात करें, नॉट ओनली द पुअर पीपल, इट इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इट लीड्स टू द फर्दर डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी होते हैं। जैसे कोई भी है, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जॉब में है तो लोन ले लेता है, मकान बना लिए, ठीक है, धीरे धीरे लौटाते रहेंगे, तो लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ ना उससे। ओके, तो हम ऐसे 2 या 3 पॉइंट ईजी से दे सकते हैं कि इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड दस इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ओके, सेकेंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पुअर पीपल सो दैट दे कैन स्टार्ट और सेटअप देयर ओन बिजनेस को सेटअप कर पाएँ। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, उसके लिए भी ज़रूरी होते हैं। कई बार इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है तो हम लोन ले सकते हैं। ओके, तो ये आप यहाँ पे बता सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा 7th क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, दिस वन इज़ द लास्ट वन इन द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 7th है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होती है, ये भी आपके 4-5 टाइम्स रिपीट हो चुका है लास्ट 10 ईयर्स में बोर्ड एग्जाम्स में। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होती है, ऋण की शर्तें हिंदी में कहेंगे इसे। वाइल गिविंग लोन द लेंडर स्पेसिफाइज सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन relating to the loans to be followed by the borrowers which is known as the terms of credit। देखिए, जब कोई लोन देता है तो कुछ नियम, कायदे, कानून, शर्तें रखता है, उसे बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। कि while giving loan the lender specifies certain terms and conditions relating to the loan to be followed by the borrowers, कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है जो बोरोवर को फॉलो करनी होती है। दीज आर नोन एज टर्म्स ऑफ क्रेडिट, इनको कहा जाता है। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, सबसे पहले तो ये डिसाइड होता है ना भाई, लोन देंगे क्या रहेगा, ब्याज ये रहेगा। ओके, इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल्स, दूसरी चीज़ आई कोलेटरल, भाई है कुछ गारंटी के तौर पे क्या देगा। ओके, थर्ड है कोलेटरल के बाद डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टर्म्स ऑफ क्रेडिट। कि देखिए भाई, आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास जो भी आप प्रॉपर्टी बता रहे हो वो आपकी है, उसके डॉक्यूमेंट्स तो ना, गाड़ी खड़ी है, आपने हाथ कर दिया कि ये गाड़ी अपनी है, वो कैसे पता चलेगा, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। प्लॉट बता दिया आपका है या नहीं, वो डॉक्यूमेंटेशन तो होगी ना। ओके, डॉक्यूमेंटेशन एंड मोड ऑफ रीपेमेंट। फोर्थ हो गया कि आप लौटाओगे कब तक और कैसे, मंथली या फिर हाफ ईयरली, कैसे इंस्टॉलमेंट में लौटाओगे। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है टर्म्स ऑफ क्रेडिट में। कि वाइल गिविंग लोन द लेंडर स्पेसिफाइज सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग टू द लोन्स एंड दैट इज to be followed by the borrowers. These are known as terms of conditions. It includes rate of interest, collaterals, documentation and mode of repayment. ये 4 चीज़ें आती हैं, इन्हें बोलते हैं terms of credit. ओके, तो ये हो गए आपके इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, और नेक्स्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि 5 मार्कर क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। इसमें हमारा फर्स्ट जो हम क्वेश्चन रहेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप सपोर्ट हैज़ ब्रोट अबाउट रेवोल्यूशनरी चेंज इन द रूरल सेक्टर, इलोबरेट। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ट्वाइस या थ्राइस आ चुका है लास्ट 6-7 ईयर्स में। यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप, वाई द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर सो इम्पोर्टेंट इन द रूरल एरिया। ओके, या फिर मतलब दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पुअर पीपल, या कुछ इस टाइप से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है तो हमारा आंसर लगभग सेम सा रहेगा, क्योंकि इसमें हम सब कुछ इंक्लूड करें, कॉमन एक आंसर बन जाए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं और कैसे ये इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी पर्सन के लिए। ओके, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप सपोर्ट हैज़ ब्रोट अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन द रूरल सेक्टर, और पर्टिकुलरली जो वीमेन है, पर्टिकुलरली जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके लिए हमें बताना है कैसे। सेल्फ हेल्प ग्रुप आर द ग्रुप्स ऑफ रूरल पीपल, स्पेशली वीमेन के ग्रुप होते हैं। इसमें 15 to 20 के आसपास मेंबर होते हैं और आमतौर पे ये वीमेन होते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर ग्रुप्स ऑफ रूरल पीपल, स्पेशली वीमेन। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प इन द पूलिंग द सेविंग्स ऑफ द मेंबर्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो पीपल होते हैं, दे डू वर्क टुगेदर, एक साथ मिलकर के काम करते हैं, एंड दे डू द रेगुलर सेविंग्स, वो रेगुलर सेविंग करते हैं। ओके, सो इन दिस वे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प इन पुलिंग द सेविंग्स ऑफ द मेंबर्स, कि वो सेविंग कर पाते हैं। ओके, मेंबर्स कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पज। मेंबर्स हैं वो किसी भी पर्पज़ के लिए लोन भी ले सकते हैं, वहीं से उसी पैसे से जो जमा करें। दे गेट लोन्स फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप एट रीजनेबल रेट्स, रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर उनको लोन मिल जाता है। इफ़ द ग्रुप इज़ रेगुलर इन सेविंग
it becomes eligible to get loan from the bank without collateral. देखिए, अगर ग्रुप है वो सेविंग में रेगुलर है, इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग फॉर द 2 or 3 years, इट बिकम्स एलिजिबल टू गेट लोन फ्रॉम द बैंक. वो बैंक से लोन मिल जाता है उनको विदाउट कोलेट्रल्स. कोलेट्रल्स की ज़रूरत नहीं होती. इन दिस वे इट हेल्प्स बोरोवर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ द लैक ऑफ कोलेट्रल्स. यानी कि जो कोलेट्रल्स की समस्या है वो यहाँ से निपट जाती है उनके लिए. इट सेव्स दम फ्रॉम एक्सप्लोटेशन ऑफ द मनी लेंडर. और इससे एक चीज़ ये भी होती है कि वो मनी लेंडर से अगर पैसे वगैरह ले लेते तो उनके शोषण से बच जाते हैं. सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू डिस्कस द अदर सोशल इश्यूज टू, सच एज द हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एट्सेट्रा. इसके साथ साथ इसकी सोशल इंपॉर्टेंस भी है कि जब वो 15-20 लोग मिलकर के काम करें तो अपनी आपस की समस्याएं भी तो डिस्कस करते हैं ना. हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, न्यूट्रिशन रिलेटेड इश्यूज़ है, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ड्रग्स से रिलेटेड इश्यूज़ है, ओके, ड्रग अब्यूज़ से रिलेटेड इश्यूज़ है, तो वो सारे डिस्कस हो जाते हैं. तो इसका सोशल इंपॉर्टेंस भी है और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप इज जनरली अ ग्रुप ऑफ पुअर पीपल, especially of women, and it has 15 to 20 members of neighborhood. They work together and they do the regular savings. Savings can be 20 rupees per person per month to the 100 rupees per person per month. कितनी भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है. ओके, whenever a member requires a लोन की जब ज़रूरत होती है, दे प्रोवाइड द लोन एट रीजनेबल रेट के ऊपर लोन मिल जाता है. एंड इफ़ द ग्रुप इज़ रेगुलर इन सेविंग फॉर 2 or 3 years, it becomes eligible to take loan from the bank without collaterals. So it solves the problem of the collaterals. Collaterals की प्रॉब्लम को solve कर देता है. Okay, and it provides the very important platform to discuss the other social issues such as the education, domestic violence, drug abuse, health, nutrition, etc. Okay, तो ये सब कुछ इसमें हो गया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूरल इंडिया के लिए, स्पेशली जो पुअर पीपल है उनके लिए. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नीड टू लैंड मोर. ये हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि जो बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना चाहिए. ओके, हमने वहाँ पे लैंग्वेज थी कि हमें गवर्नमेंट शुड एक्सपेंड, जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहिए. ओके, तो वही यहाँ पे सेम क्वेश्चन बन रहा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्यों होने चाहिए. बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नीड टू लैंड मोर बिकॉज फर्स्ट दिस वुड लीड टू द हायर इनकम्स. लोगों की इनकम ज़्यादा होगी क्योंकि ब्याज कम है ना, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो उनकी प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि उनको वापस कम लौटाना है. ओके, इट वुड लीड टू द हायर इनकम. सेकंड, पीपल वुड बोरो चीपली फॉर ए वैरायटी ऑफ नीड्स. अगर ज़्यादा ये देंगे तो लोगों को सस्ते में लोन मिल जाएगा. दे कुड ग्रो क्रॉप्स एंड सेट ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. इट वुड बी हेल्पफुल फॉर द पुअर पीपल टू ग्रो क्रॉप्स एंड सेट स्मॉल स्केल. बिजनेस को सेट करना बड़ा आसान हो जाएगा उनके लिए सस्ते में अगर लोन मिलेगा तो. चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट. इसके साथ साथ सस्ता अफोर्डेबल लोन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट. देश के विकास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये. एंड टू सेव एंड reduce the dependency on the informal source of credit, we need to expand the formal source of credit. इससे क्या होगा, informal source of credit है उसके ऊपर dependency भी कम होगी. Okay, and it is important that formal credit is distributed more equally so that the poor can get benefit from the cheaper loans. इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि सबको बराबर लोन मिले, यानी कि पैसे वालों को ही लोन मिलते रहें, तो इससे इक्वल डेवलपमेंट की तरफ भी हम जा पाएंगे. तो यहाँ पे भी वही कॉमन सी चीज़ें हैं कि टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, टू अवॉइड एक्सप्लोटेशंस, ओके, टू स्टॉप द एक्सप्लोटेशंस, ओके, टू इंक्रीज द इनकम्स, टू सेट अप द स्मॉल स्केल बिजनेसेस, टू सपोर्ट द एग्रीकल्चर, टू सपोर्ट द रूरल पीपल, टू सपोर्ट द पुअर पीपल. वी नीड टू एक्सपेंड द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट. ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, this one is the most important 5 marker question from this chapter. सबसे important question ये रहेगा आपका इस चैप्टर का. Write the difference between formal and informal sources of credit. इनमें हमें difference बताना है. Okay. Formal sources of credit that are registered by the government. Formal source of credit कौन से होते हैं? That are registered by the government. ये government से registered होते हैं and have to follow the rules and regulations of the government. और गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन से वो फॉलो किए जाते हैं. जैसे देखिए बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट डिसाइड करती है.
सारी चीज़ें गवर्नमेंट के सुपरविजन में होती है ना। ओके, सो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट that are registered by the government and have to follow the rules and regulations of the government, whereas in informal source of credit these are largely outside the control of government. जबकि जो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है दीज आर लार्जली आउटसाइड द गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर होती है। कोई सिस्टम ही नहीं होता ना, जैसे आपके रिश्तेदार हो गए, फ्रेंड हो गए, दुकानदार हो गए, वो आड़ती हो गए, व्यापारी हो गए, तो वो उनका ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि ये चीज़ें फिक्स हो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, ऐसा नहीं होता ना। ओके, तो पहला डिफरेंस तो ये बताएंगे कि फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड दे हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, वेराज इनफॉर्मल सोर्सेज आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होती है। फॉर्मल सोर्सेज इंक्लूड्स बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी आ जाती है फॉर्मल सोर्स में, वेराज इनफॉर्मल सोर्सेज इंक्लूड्स मनी लेंडर, ट्रेडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, रिटेलर्स एट्सेट्रा, आपके मित्र, बंधु, सखा, रिश्तेदार, आपके पास के दुकानदार, वो सारे के सारे इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आएंगे। आरबीआई सुपरवाइजेज द फॉर्मल सोर्सेज वेराज देर इज नो ऑर्गेनाइजेशन टू सुपरवाइज द इनफॉर्मल सोर्सेज। फॉर्मल सोर्सेज को ऑब्जर्व कौन करता है? आरबीआई। इनफॉर्मल सोर्स को ऑब्जर्व कौन करता है कि वो कितना पैसा दे रहे, कहाँ दे रहे? नन, कोई नहीं है वहाँ पे। ओके, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट comparatively the rate of interest charge is lower than the informal source of credit. Formal source of credit में जो rate of interest है that is fixed and there is no fixed rate of interest. यहाँ fix होता है, वहाँ fix नहीं होता। यहाँ पे low भी होता है, कम होता है, lower होता है, बहुत कम होता है, वहाँ पे high होता है। that can be जैसे 2 रुपये सैकड़ा, 4 रुपये, 6 रुपये, कितना भी हो सकता है वहाँ पे। ओके, तो एक ये भी डिफरेंस यहाँ पे होता है। इसके साथ साथ informal sector rate of interest is fixed, while in informal sector there is no fixed rate of interest. अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है, एक रिश्तेदार आपको कम में दे रहा है, दूसरा ज़्यादा में देता मिल सकता है। ओके, क्लियर। इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट कोलेटरल इज मस्ट फॉर गेटिंग ए लोन, देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। देखिए, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट यहाँ कोलेटरल चाहिए, बैंक से लोन लेना आपके पास कोलेटरल होना चाहिए गारंटी के तौर पे देने के लिए। यू मस्ट हैव द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द योर प्लॉट, बिल्डिंग, हाउस, सैलरी स्लिप, ओके, व्हीकल, कुछ तो होना चाहिए ना। जबकि देर इज़ नो सच रिक्वायरमेंट इन द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। रिश्तेदार आपको जानते हैं, भरोसा है, ठीक है, वो दे देंगे, सीधी सी बात है। डॉक्यूमेंटेशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। रिच अर्बन हाउस होल्ड डिपेंड ऑन फॉर्मल सोर्सेज वाइल पुअर हाउस होल्ड्स डिपेंड्स ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज। जो धनी लोग होते हैं वो फॉर्मल सोर्स से लोन लेते हैं, जबकि ज़्यादातर जो गरीब लोग होते हैं दे डिपेंड्स ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर्मल सेक्टर इज सिस्टमेटिक, ये सिस्टमेटिक होता है एंड इन इट्स फंक्शनिंग, वाइल इनफॉर्मल सेक्टर इज़ नॉट सो सिस्टमेटिक। यहाँ देखिए सिस्टमेटिक है कि जैसे ये ऐसे लोन मिलेगा, एक प्रोसेस होगी, ऐसे लौटाना है, प्रोसेस है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकते। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं ना इनफॉर्मल सोर्स में, तो कुछ सिस्टमेटिक नहीं होता। इनफॉर्मल सेक्टर मोर डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, एंड इन इनफॉर्मल सोर्सेज लेस डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड, लेस या नो डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड, कई बार ज़रूरत भी नहीं होती। ओके, तो ये भी कह सकते हैं। इसमें हम फॉर्मल में एक और पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, टेकिंग लोन फ्रॉम फॉर्मल सोर्स इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस। ओके, एंड वहाँ पे शॉर्ट प्रोसेस है, रिश्तेदार या तो हाँ या ना बोलेंगे, वहाँ पे गए कल आओ, परसों आओ, वैसे आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। ओके, तो ये डिफरेंस आपको बताना, तो ये रहेगा इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ आपके जितने भी चैप्टर हैं क्लास 10 सोशल साइंस के, वो सभी कवर हो चुके हैं ऑलमोस्ट। 1-2 चैप्टर्स की वीडियो मैंने पब्लिश नहीं की, इंग्लिश मीडियम के रहते हैं, हिंदी मीडियम के सब कुछ आ चुका है। इसके अलावा भी किसी टॉपिक के ऊपर, किसी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी के पर्टिकुलर चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इसके साथ साथ मुझसे आप पर्सनली भी जुड़ सकते हो। कनेक्ट कैसे हो सकते हो? इंस्टाग्राम पे आइए, ज्योग्राफी गुरु ऑफिशियल है। टेलीग्राम पे आ सकते हो, टेलीग्राम पे भी ज्योग्राफी गुरु चैनल बना रखा है, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मुझे लगा कि हाँ आपको PDF या ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।